अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी के एमसीक्यू जो कि 30 अगस्त 2021 के पेपर में आए थे। याद रहे ये वो एमसीक्यू हैं जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देने के बाद रिकॉल किए और रिकॉल करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ मैसेजेस के ज़रिए जो है वो हमें ये एमसीक्यू सेंड किए। और उन एमसीक्यू को वो एमसीक्यू जो बाज़ एमसीक्यू तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही जिसका सर ना पैर था, मतलब उनको खुद ही सही से रिकॉल नहीं थे, लेकिन वो एमसीक्यू जो सही हालत में उनको रिकॉल थे वो उन्होंने जैसे ही हमें सेंड किए हमने उन तमाम एमसीक्यू को कंपाइल किया। याद रहे कल के मॉर्निंग पेपर और इवनिंग पेपर दोनों के एमसीक्यू जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन एमसीक्यू को समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के एमसीक्यू का जो पोर्शन है उन एमसीक्यू को हम समझने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है विच लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है। तो याद रखिएगा आपकी पूरी फिजिक्स में दो लॉ है, एक लेंस लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर है और दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ऑप्शन हो या लेंस लॉ का ऑप्शन हो। तो यहाँ जो एमसीक्यू जो दिया गया उसमें फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, दूसरे लॉ के नाम दिए हुए, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो था वो क्या था, लेंस लॉ था जो कि कल के पेपर में आया है। अगर लेंस लॉ का ऑप्शन ना हो तो दूसरा ऑप्शन क्या पॉसिबल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा एमसीक्यू बहुत इजी था, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ। याद रखिएगा कंडक्टिविटी, देखिए हम थोड़ा समझते भी जाएंगे, ना सिर्फ वो करेंगे। कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम इसी तरीके से कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है वो दोनों क्या है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट एमसीक्यू waves which deal with particles of matter। वो वेव जो मटेरियल पार्टिकल में ही सिर्फ प्रोड्यूस हो सकती है उसकी बात हो रही है। तो आपको मालूम है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव या कंप्रेशनल वेव के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए होता है। जबकि ट्रांसवर्स वेव का उसमें ऑप्शन था, तो ट्रांसवर्स वेव के लिए ज़रूरी नहीं है कि मीडियम चाहिए हो, ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम भी हो सकता है और बगैर मीडियम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो तो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है, तो वो मीडियम वाली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करते हैं विच डील विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसके लिए जो है वो मैटर का होना जरूरी है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। नंबर 5, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड to 20 meter per second compare with that required to accelerate from 0 to 10 मीटर पर सेकेंड। हमें कहा जा रहा है गाड़ी है जिसको एक्सेलरेट करना है 10 मीटर पर सेकेंड से उसको एक्सेलरेट करना है कहाँ, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी रफ्तार को 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 20 मीटर पर सेकेंड करना है। तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है ना। हमें कहा जा रहा है जो भी एनर्जी चाहिए ना उसको आप कंपेयर करोगे किससे, कंपेयर विद दैट टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड। 0 से 10 मीटर पर सेकेंड लाने के लिए भी तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो 0 से 10 वाली जो एनर्जी चाहिए उसके मुकाबले में 10 से 20 वाली की एनर्जी क्या होगी। तो मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। अब पहली सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ हाफ m, वेलोसिटी जो है वो कितनी थी, 20 थी ना, 20, काइनेटिक एनर्जी 20, ये हो जाएगा हाफ m, ये हो गया 400 को 2 से डिवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 200 m। भाई मास की वैल्यू तो नहीं है ना, काइनेटिक एनर्जी 200 m आ गई। इसी तरीके से पहली जो थी वो 10 थी ना, हाफ m। अब हाफ m है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया है 100
100 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 50 m। अब जो है इनिशियली क्या था, 0 से शुरू किया था ना, तो 0 पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। तब देखो 0 पर एनर्जी भी 0 है, 10 मीटर पर सेकेंड पर एनर्जी ये है, और 20 मीटर पर सेकेंड पर एनर्जी ये है। अब देखो भाई 0 से 10 पर लाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 50 m, और 10 से 20 पर लाने के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 200 m। कितना है डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 150 का, दोनों में डिफरेंस कितना है 150 का। 0 से 10 में कितना डिफरेंस था, 50 m का। 10 से 20 में कितना डिफरेंस है, 150 m का। इसका मतलब जो है वो कितनी एनर्जी चाहिए, 3 गुना ज़्यादा चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए भाई, 0 से 10 पर लाने के लिए एनर्जी जितनी चाहिए ना, 10 से 20 पर लाने के लिए एनर्जी उसके मुकाबले में क्या चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए। तो लिहाजा इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है, इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 3 टाइम्स। फिर अगला MCQ है, हाफ वेव रेक्टिफायर कंटेन 1 डायोड। आपको मालूम है हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड की जरूरत है, फुल वेव के अंदर 2 डायोड की जरूरत है। नेक्स्ट MCQ है, अ मूविंग बॉडी नीड टू हैव। मूविंग बॉडी के पास जो है वो क्या चीज हमेशा होती है, क्या चीज जरूरी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट MCQ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 1000 जूल, इट्स मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 50%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी बिकम। हमें कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी है ना बॉडी की कितनी है, 1000 जूल। इसका मोमेंटम जो है वो 50% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान आपके पास फॉर्मूला ये है। काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके है, हाफ, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ p²। अब देखो भाई क्या कह रहा है, मास में कोई कमी बेशी की बात नहीं हो रही, मास कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोमेंटम के स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम के स्क्वायर के। अब मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है, 50% डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम जो हो रहा है हाफ हो रहा है। हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। भाई दोनों के दरमियान जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये, हाफ p² m और हाफ कांस्टेंट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। अब देखो भाई मोमेंटम हो रहा है हाफ का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4। तो अब होगा क्या कि अगर मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 50% है, मतलब आधा हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1000। तो 1000 को 4 से कम डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 250 जूल। क्या आंसर आएगा, 250 जूल इसका आंसर होगा। तो अब देखते हैं क्या आंसर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 1000 जूल, इट्स मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी बिकम्स 250 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 250 जूल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, E बराबर है mc²। नंबर 10, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। मुख्तलिफ एंगल दिए हुए थे ऑप्शन में, तो वर्क डन मैक्सिमम तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। फिर इसके बाद अगला MCQ है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। मुख्तलिफ क्वांटिटीज दे दी गई थी और उसमें पूछा था कि डायमेंशन जो है वो किनकी सेम है। अब मैं उन बच्चों से सवाल पूछने जा रहा हूं जिनको फिजिक्स का चैप्टर 1 जब हम करवाते थे ना, जिसमें डायमेंशन निकालने का तरीका है, डायमेंशन निकालने की शॉर्ट टेक्निक वगैरह जो बताते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो सिलेबस में नहीं है। और एक जहालत का एक इतना बड़ा टोला मौजूद है जिनको समझा के थक गए कि बेटा PMC अपने सिलेबस को फॉलो खुद नहीं करता। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, उनको बहुत बार समझाया कि बेटा PMC अपने सिलेबस को खुद फॉलो नहीं करता, आउट ऑफ सिलेबस चीजें देते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि ये प्रमोट होने वाले बच्चे हैं, ये मैट्रिक करके सीधा यहाँ पहुंच जाते हैं MCAT के लिए, तो इनको अकल ही नहीं आती। बहुत बार समझाते गए, जैसे ही इस चैप्टर की चीजें लाए तो 10-15 बच्चों के मैसेज, सर ये आउट ऑफ सिलेबस चीजें क्यों करवा रहे हो। अब भुगतो तुम लोग।
तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं तो डायमेंशन चैप्टर 1 की, और चैप्टर 1 से रिलेटेड तो कोई चीज़ें उन्होंने पीएमसी वालों ने बाकायदा सिलेबस में दी नहीं है। वो इसलिए कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बुनियादी चीज़ें तो तुम लोगों को आनी चाहिए, लेकिन इनको क्या पता कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो तो प्रोमोट होकर आए हैं या इंटीरियर से जो वो अपने बोर्ड के पेपर में चीटिंग करके यहाँ MD तक पहुँच गए। तो ये बेटा ये चीज़ें नोट करो कि ये डायमेंशन वगैरह भी आपने आनी चाहिए। तो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ दे दी गई हैं और सब पूछा गया है कि किन दो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, तो ये है एनर्जी एंड वर्क। नेक्स्ट है कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम एट, मुख्तलिफ एंगल दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कॉम्पटन शिफ्ट कौन से एंगल पर मैक्सिमम है। तो आइए देखते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है H(m0c) 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके मुताबिक हम यहाँ एंगल की बात करेंगे तो डेल्टा लेमडा H(m0c) 1 माइनस कॉस 180 डिग्री होता है किसके बराबर, -1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2, और 2 से जब ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर जो होता है इसका कॉम्पटन शिफ्ट का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम एट 180 डिग्री। कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 n number of capacitor, each of the capacitance is C. What will be the ratio between maximum and minimum capacitor? हमें कहा जा रहा है कैपेसिटर की जो तादाद है वो किसके बराबर है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर। ईच ऑफ द कैपेसिटेंस इज C, हर एक की कैपेसिटेंस किसके बराबर है, C के बराबर। What will be the ratio between maximum and minimum capacitance? कैपेसिटेंस मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान हमें रेशो बताना है। तो याद रखिएगा, आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। भाई कैपेसिटेंस मैक्सिमम तब होती है जब आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, और पैरेलल में सिंपली उन तमाम को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो टोटल कैपेसिटेंस जो है, गौर से सुनिएगा, टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, n इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के। n टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर है, n इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के। कि भाई जितने भी है ना इंडिविजुअल कैपेसिटर है उन तमाम को प्लस करो प्लस करो प्लस करो तो फॉर्मूला ये बन जाता है। और मिनिमम तब आती है, मिनिमम जो है वो कैपेसिटेंस कब होती है, जब उनको हम सीरीज में लगाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या करना होता है कि जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनको उनकी तादाद से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाता है। इसमें पैरेलल में क्या होता है, जितने भी कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को अगर सेम वैल्यू वाले हैं तो उनकी तादाद से उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट आ जाता है। और इसी तरीके से सीरीज वाले में क्या है, उसकी वैल्यू को उसकी तादाद से डिवाइड कर दो तो आपके पास इक्विवेलेंट आता है। अब ये जो फॉर्मूला है ये है मैक्सिमम का और ये फॉर्मूला है मिनिमम का, क्योंकि जब वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं कैपेसिटेंस मिनिमम होती है, जब वो पैरेलल में होते हैं कैपेसिटेंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम हमें मालूम है वो बराबर है CI के, और मिनिमम हमें मालूम है बराबर है CIN के। अब n यहाँ डिवाइडेड ऊपर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, n² हो गया, CI/CI। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, n²। तो रेशो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस के दरमियान का रेशो बताना है। तो लिहाजा आपके पास आंसर क्या हो गया, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर, एक बार थोड़ा सा कैमरा फोकस करते हैं, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस इज C, व्हाट विल बी द रेशो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटर। मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस, नॉट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के दरमियान जो रेशो जो है वो क्या आंसर आएगा, n²। ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास अ मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक मास है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है when resultant force acting on it is। हमें कहा जा रहा है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान क्या उनसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको एक्सेलरेशन जो है वो क्या चाहिए, अगर आपको एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चाहिए, एक्सेलरेशन आपको यूनिफॉर्म चाहिए, तो फोर्स भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। आपको फोर्स भी क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। तो एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, शर्त है कि मास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहां हमारे पास है अ मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कांस्टेंट। फोर्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए बट नॉट 0 नहीं हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई होती जाएगी तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली क्या होती जाएगी, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म रहेगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विथ नेचर ऑफ मीडिया। फिर एक बार उन्हीं बच्चों से मुखातिब होता हूं जो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, हमारी जबान में कहते हैं डेर होशियार।
अब ढेर होशियार बच्चे, उनको अगर नेचर ऑफ लाइट की अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाने की अगर हम कोशिश कर लें कि बेटा ये नेचर ऑफ लाइट के बारे में वो करो, तो आगे से वही जो फेलियर का एक टोला जो होता है ना, जो सिलेबस को मानते हैं, देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है, नेचर ऑफ लाइट का पूरा चैप्टर है ना कोर्स में, और नेचर ऑफ लाइट के अगर कोई एक आध सवाल भी अगर आ जाए तो वो तबाही मचाते, सर सिलेबस में नहीं है, सर आउट ऑफ कोर्स क्यों करवा रहे हैं। तो बेटा तैयार हो जाओ ये साल जाया करने के लिए। वो जो ढेर होशियार बच्चे हैं उनसे मुखातिब कर रहा हूँ, जिन्होंने आंखें बंद करके जो पीएमसी के पेपर में जाना है, और जो मैं आपको बताता गया कि पीएमसी खुद अपने सिलेबस को फॉलो नहीं करता। बहुत सी चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये बुनियादी हैं, ये तो आपको आनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे हैं प्रोमोट होकर आते हैं, उनको फर्स्ट ईयर पढ़ी नहीं है, डायरेक्ट आ गए और अब पीएमसी के सिलेबस की हेडिंगों को देखकर बस वो रट्टा मारना है या उसके बारे में मोटी मोटी नॉलेज लेकर पहुंचेंगे। तो क्या आप पंजाब वाले बच्चों से मुकाबला कर सकोगे? कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब देखो भाई, नेचर ऑफ लाइट वाले इस चैप्टर से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विथ नेचर ऑफ मीडियम। तो ये बड़ा कॉमन सवाल है कि लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम चेंज होने पर, मीडियम की नेचर चेंज होने पर उस प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता, वरना वेवलेंथ, स्पीड, इन तमाम चीज़ों पे फर्क पड़ता है। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, उस पर क्या रहता है, उस पर कोई तब्दीली नहीं आती। एमसीक्यू नंबर 17 जो कि कंपाइल करके बच्चों ने दिया है हमें, लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन देन। अब भाई देखो, हमें कहा जा रहा है, ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा, परेशान ना हो। लाइट बॉडी है, एक बॉडी लाइट है, एंड हैवी बॉडी बी, और दूसरी बॉडी क्या है, बी, हैवी है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। देन हमें बताना है किसका मोमेंटम लार्जर होगा और किसका नहीं। तब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। अब भाई m यहाँ डिवाइडर वहाँ चला गया, m काइनेटिक एनर्जी हाफ पी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, इक्वल है, और हाफ भी नंबर है, ये भी कांस्टेंट हो गया। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मास जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोमेंटम के स्क्वायर के। मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोमेंटम के स्क्वायर के। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात तय होगी ना, ओके। अब देखो, लाइट बॉडी ए, लाइट बॉडी का मतलब इसका मास कम है, हैवी बॉडी बी, इसका मतलब इसका मास ज्यादा है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। देन अब बता दो, आपको मैंने कहा ना काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका क्या होगा, मास ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हैवी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, लाइट के मुकाबले में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, देन बी हैज लार्जर मोमेंटम देन ए। बी जो कि हैवी है इसका मोमेंटम लार्जर होगा किसके मुकाबले में, ए के मुकाबले में। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है, विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो था वो क्या था, एक्स रेज था। हालांकि इसमें गेमा रेज भी कुछ बच्चों ने ऑप्शन में दिया था। गेमा रेज आर सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट दे आर एक्चुअली रेडियो एक्टिव वेव्स। अल्फा था, बीटा था, गेमा था और एक्स रेज था। तो प्योर अगर बात की जाए तो परफेक्ट आंसर में एक्स रेज हो जाएगा, जबकि गेमा रेज आर ऑल्सो सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन वो रेडियो एक्टिव की लिहाज से होगा। तो गेमा और एक्सरे में अगर बात की जाएगी तो बेस्ट आपका आंसर होगा एक्स रेज। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी पास पेपर में आ चुका है। फ्री स्पेस की यूनिट बतानी है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमने अपने ग्रेड टेस्ट में भी दिया था। नेक्स्ट है रिपल टैंक इज यूज टू स्टडी फीचर ऑफ, रिपल टैंक जो है वो किसकी फीचर्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, वेव्स की फीचर को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एट 0 केल्विन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस विल बी 0। यहाँ 0 केल्विन पर गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका वो भी 0 हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है 3/2 kT। अगर यहाँ टी को मैं अगर 0 पुट कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर जो है वो काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन consecutive नोट इज। हमें कहा जा रहा है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है 2 मीटर, वो वाइब्रेट कर रहा है किसमें, 4 सेगमेंट्स में, यानी 4 लूप में वाइब्रेट कर रहा है। हमें 2 नोट के दरमियान का फासला बताना है। अब देखो भाई,
एक धागा है, एक धागे की लंबाई कितनी बताई जा रही है 2 मीटर। भाई इस धागे की लंबाई कितनी बताई जा रही है 2 मीटर। हमें कहा जा रहा है ये धागा 4 सेगमेंट यानी 4 लूप में क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। 4 लूप में क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। भाई धागे की लंबाई 2 मीटर है, वो 4 लूप में क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। अब मैं अगर बात करूं 4 लूप में जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। मैंने आपको यहाँ स्टैंडिंग वेव के टॉपिक में आपको समझाया था कि 2 सेगमेंट यानी 2 लूप का मतलब है एक वेव। 2 लूप का मतलब क्या है, एक वेव। अगर वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो वेवलेंथ का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मीटर। वेवलेंथ क्या हो जाएगा 1 मीटर। लेकिन हमसे ये नहीं कहा जा रहा, हमें कहा जा रहा है 2 नोड के दरमियान का फासला बताओ। क्या बताओ, 2 नोड, बराबर वाले 2 नोड के दरमियान का फासला बताओ। तो 2 मीटर है, 4 सेगमेंट में वो डिवाइड हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है कि वो 2 सेगमेंट का मतलब एक वेव है और 2 नोड तो आधी वेव के बराबर है। तो एक वेव 1 मीटर के बराबर है, आधी वेव क्या हो जाएगी 0.5 मीटर के बराबर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड इज 0.5 मीटर। तो यहाँ तक वो सवाल थे जो सही हालत में बच्चों ने जो है वो हमें सेंड करने में कामयाब हुए। अब वो बच्चे या वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको इन सवालात के अलावा भी 30 अगस्त के सवालात अगर याद है तो कमेंट में वो क्वेश्चन क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ताकि मैं इसी में क्या कर लूँ, नोट डाउन कर लूँ और आने वाली वीडियो में मैं क्या कर दूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूँ। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अगली वीडियो जो हम अपलोड करने जाएंगे उसमें रिमेनिंग सब्जेक्ट के जो MCQ हमें रिसीव हुए हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।